हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन्या सब एकेडमी। मैं विकास गुप्ता आज आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ाने वाला हूं। मैं आज मैं यहाँ पे जो क्लास 12 का फिजिक्स है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर आज डील करेंगे। पहला चैप्टर क्लास 12 का जो है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही डीपली नॉलेज में हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो आज हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा पहला चैप्टर है वो किस पर बेस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? स्थिर वैद्युतिकी। हालांकि इस चैप्टर के बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, स्थिर वैद्युतिकी नाम क्यों पड़ा, इसमें हम करते क्या इस चैप्टर में। लेकिन मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि जितना भी आपका पहला बुक है क्लास 12 का, जो आपकी पहली बुक है, उस बुक में जो पहला पूरा आपका बुक है वो टोटल चैप्टर उसके जितने भी हैं वो टोटल रिलेट करते हैं आपके चार्ज से। किससे रिलेट करते हैं? चार्ज। चार्ज मतलब आवेश से। तो आपके जितने भी चैप्टर हैं पहले वाले बुक में, वो सारे बुक के सारे चैप्टर आवेश से संबंधित है। इसका मतलब ये है यदि आप आवेश के बारे में अच्छे से समझ गए तो आई होप अगर आपने आवेश के बारे में अच्छे से समझ लिया तो सारे चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले हम एक थोड़ा सा आपको चार्ज के बारे में नॉलेज देंगे। देखेंगे कि जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स में वो चार्ज से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे वो आवेश से संबंधित है। तो इसके बारे में लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे अगर हम चार्ज की बात करेंगे, जो हमारे पास आवेश है, चार्ज जिसे हम कहते हैं आवेश। अब आपका जो आवेश है, ध्यान से सुनना, ये आवेश जब आपका रेस्ट पर होता है, कहाँ पर? एट रेस्ट। बात ध्यान सुनना, देखो आवेश है, आवेश या तो गतिमान में हो सकता है या तो स्थिर हो सकता है। आवेश या तो गतिमान में हो सकता है या स्थिर में। तो हम पहले देखेंगे कि आवेश जब रेस्ट पर होगा तो क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो जब आवेश रेस्ट पर होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उस समय हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो याद रखना, स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेश के बारे में तो अध्ययन करते हैं, लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो हमारा होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। अब स्थिर वैद्युतिकी में आपके दो चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर आपका है वो आपका आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे इसी में विभव तथा धारिता। विभव तथा धारिता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो हमारा चार्ज स्थिर अवस्था में रहता है, रेस्ट पर रहता है, तो उस समय हम लोग उस चैप्टर को, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बल्कि हम चैप्टर ना कहें, बल्कि ये ब्रांच है फिजिक्स की। क्या है? ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स एक हमारी क्या होती है? ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हमने दो चैप्टर पढ़ते हैं। आपका एक विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आपका क्या होता है? विद्युत विभव तथा धारिता। अगर आपसे कोई पूछे कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है उस समय कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उस समय आपका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को आपको मिलती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात क्वेश्चन आपसे पूछी गई है वन लाइनर क्वेश्चन में। एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जब आवेश आपका स्थिर अवस्था में होता है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन सा इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो उस समय इफेक्ट कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। याद रहे, लेकिन कब? जब आवेश आपका स्थिर अवस्था में होगा। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जब चार्ज स्थिर अवस्था में होता है तो चैप्टर कौन सी हम ब्रांच पढ़ते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की जो ब्रांच पढ़ते हैं, शाखा पढ़ते हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इस ब्रांच में कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं? पहला चैप्टर आपका विद्युत क्षेत्र है और दूसरा चैप्टर विभव तथा धारिता। मतलब जब तक हम विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता पढ़ेंगे तब तक आवेश आपका स्थिर रहेगा। अब अगली बात आपकी आती है बच्चे, अगली बात आती है जब आवेश आपका गतिमान में हो जाए, चार्ज यही आवेश एट मोशन पर आ जाए। कहाँ जाए?
एट मोशन। जब आपका आवेश गतिमान हो जाए तो आप क्या करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर गतिमान में होगा तो पहले मेरी बात सुन लो। गतिमान दो प्रकार से हो सकता है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे कहते हैं असमान गति और इसे कहते हैं समान गति। एक समान गति, इसे कहते हैं समान गति या एक समान गति। तो याद रखना, जब चार्ज मोशन में आएगा, कहाँ आएगा, चार्ज मोशन में आएगा, तो ये दो प्रकार से गति कर सकता है। अगर चार्ज गतिमान होगा तो दो प्रकार से गति कर सकता है। पहला एक समान गति और दूसरा असमान गति। तो जब एक समान गति करेगा उस समय हम लोग चैप्टर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसे कहते हैं विद्युत धारा। तो उस समय हम चैप्टर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विद्युत धारा। और यहाँ पर विद्युत धारा में जब आवेश हम कहते हैं ना, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो आवेश का प्रवाह है वहाँ पर आवेश का जो प्रवाह होगा वो कैसा प्रवाह होगा, एक समान रूप से होगा। इसका मतलब नहीं है कि कुछ दूरी पर इस स्पीड से जाए आवेश, फिर अगले कुछ दूरी पर और स्पीड पकड़ ले, ऐसा नहीं होगा। उनके हर एक समय पर उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जान लो, जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा उस समय आप कौन सी धारा पढ़ोगे, विद्युत धारा पढ़ोगे। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस समय आप कौन सी पढ़ते हो, तो आप एसी करंट पढ़ते हो, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होती है, आपकी जो चार्ज होते हैं इसे कहते हैं एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इस कंडीशन में जो आपका चार्ज होता है वो असमान गति कर रहा होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, जब चार्ज रेस्ट पर था तो उस समय हमने कौन सा इफेक्ट देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। ऐसे यहाँ पर जब आपका आवेश गतिमान हो जाएगा, जब आवेश गतिमान होता है तो उस समय आप कौन सा इफेक्ट देखते हो, तो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आपका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे कि जब जब आवेश आपका गतिमान होगा तो उस समय वो आवेश दो प्रभाव उत्पन्न करेगा। पहला आपका विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव वो उत्पन्न करता है जब आवेश क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। और चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं, हमने बता दिया, करंट पढ़ते हैं, विद्युत धारा। असमान हुआ तो एसी करंट। अब इसमें जो विद्युत धारा पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, आज से कोई पूछे इसमें कौन सी करंट पढ़ेंगे। देखो करंट दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो आपकी एसी होती है, दूसरी डीसी। तो जो यहाँ पर हम करंट पढ़ेंगे वो आपकी कैसी करंट होगी, सारी की सारी डीसी करंट होगी। ये बात याद रखना। मतलब एक समान गति जब चार्ज करेगा उस समय विद्युत धारा चैप्टर तो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कौन सी धारा होगी, डीसी धारा होगी, डिस्ट धारा होगी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में डिस्ट धारा। एसी धारा हम तब पढ़ेंगे जब हमारा चार्ज कहाँ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है, आगे पढ़ोगे EMI, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो हमारा आवेश होगा वो कहाँ होगा, मोशन में होगा। यहाँ पर आवेश कहाँ होगा, मोशन पे होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ से आती है, स्पेस से आती है। जैसे हम लोग कहते हैं आपका स्पेस, समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ ये पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है, तो दो चीज़ों से मिलकर बना है। या तो वो मैटर होगा या वो स्पेस होगा। मैटर मतलब या तो वो पदार्थ होगा या वो निर्वात होगा। दो चीज़ों से ये मिलकर बना हमारा ब्रह्मांड। तो यहाँ तक देखो हमने पूरी क्या कर ली है, मैटर की स्टडी कर ली है। मैटर पर चार्ज होगा तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे, किसी पदार्थ पर आवेश आएगा तो ये पूरी चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन जब हम EMI की बात करते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आवेश होता है वो किसी मैटर पर नहीं होता, बल्कि हम स्पेस से कैसे आवेश को रिलेट करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं। जब स्पेस से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, चुंबकीय प्रेरण आपने सुना होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो तरंगों के रूप में चलती हैं। तो ये तरंगों से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये सारी बात हम लोग कहाँ करते हैं, EMI में करते हैं। फिर इसके बाद एक चैप्टर आप लास्ट में पढ़ोगे, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स में, लेकिन ये पूरा आपका चार्ज से रिलेट करते हैं। जितने भी ये चैप्टर है पूरा किससे रिलेट करते हैं, चार्ज से संबंधित है। तो हमने यहाँ पर देखा जब आपका आवेश, ये जो मेन आवेश है, ये जो मेन आवेश है, जो आपका ये आवेश है, जब ये रेस्ट पर होता है, कहाँ पर होता है, रेस्ट पर होता है, तो उस समय हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, जिसका हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत की। और इस कंडीशन में दो चैप्टर आते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विभव तथा धारिता। और इस समय जो आपका आवेश होता है वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन याद है जब आवेश गतिमान हो जाता है तो उस समय वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और इस पूरे चैप्टर को पूरा मिला दिया गया। ध्यान सुना, इस पूरे चैप्टर, जितनी मैंने चैप्टर आपको लिख रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं, ये पूरा देखो यहाँ पे क्या है पूरा। अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, ध्यान से देखना है, इस पूरे की बात करूँ तो यहाँ चार्ज रेस्ट पर है, यहाँ पर चार्ज क्या है, रेस्ट पर है, तो इसका नाम पड़ा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो यहाँ पर सब आवेश क्या है, गतिमान है। यहाँ तक आवेश कैसा है, गतिमान है, तो इसलिए इसका पूरा नाम हम कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक है। क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक है, इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसे हम कहते हैं वैद्युत गतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत गतिकी। तो अगर मैं इस ओवरऑल पूरे चैप्टर की बात करूं, इस ओवरऑल पूरी को अगर मिला दूं तो इस पूरे चैप्टर का नाम बन करके आता है वैद्युत चुंबकत्व। इस पूरे चैप्टर का नाम बन करके आता है वैद्युत चुंबकत्व, और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम पड़ा इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस पूरे चैप्टर का नाम। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर है तो दो चैप्टर का कंबाइन है। पहला आपका क्या है, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसे हम वैद्युत गतिकी कहते हैं, जिसमें आवेश हमारा गतिमान होता है और कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र। और एक हमारा है, एक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें आवेश जो हमारा होता है स्थिर होता है और प्रभाव कौन सा देखने को मिलता है, वैद्युत क्षेत्र का। इन दोनों को मिलाकर क्या मिला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिला है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर को मिलाकर एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया था, इस पूरे कंप्लीट फिनोमेना जितने मैंने आपको ये बता रखी है चैप्टर वगैरह, इन सारे चैप्टर्स को केवल चार इक्वेशन में इन्होंने पूरे सिलेबस के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, चार इक्वेशन से इन्होंने क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी क्वेश्चन उन्होंने केवल चार इक्वेशन से सॉल्व कर दिया था। इस वजह से मैक्सवेल को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो मैं आपसे अब इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि अगर हमें पूरा चार्ज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गए, चार्ज है क्या, कैसे काम क्या करता है, तो शायद मैं इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आपको हमने यहाँ पे बता दिया कि आवेश आपके पूरे चैप्टर से कैसे रिलेट करता। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप अगर लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अब चार्ज होता क्या। हमने देख लिया कि हमारा जो चार्ज है हमारे सारे चैप्टर से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेट किया है, ये सारी बातों हमने सीख लिया। तो अभी तक अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था वो दो
पार्टों से मिलकर बना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब वैद्युत चुंबकत्व दो चीज़ों से मिलकर बना था। एक आपका हमारा था, दो मतलब बेसिक ब्रांच थी। एक हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की, और दूसरा जो हमारा था वो क्या था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी में आवेश क्या होता है, गतिमान होता है, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में हमारा आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। तो शुरू के जो आपके दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इसमें आवेश आपका स्थिर अवस्था में होगा। फिर आप पढ़ेंगे विभव तथा धारिता, उसमें भी आपके क्या होगा, आपका आवेश स्थिर में होगा। लेकिन जैसे आप मूव करेंगे आगे के चैप्टर करंट में, वहां आपका आवेश क्या हो जाता है, गतिमान। तो पहले हम स्थिर अवस्था वाले में देखते हैं चार्ज के बारे में। ये चार्ज होता क्या है, आवेश, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आवेश होता क्या है। तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको आवेश क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, आवेश इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ध्यान से सुनना ये बात, हमने क्या बोला है, हिंदी में बोले तो ये लिखा जाएगा आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, मूलभूत गुण होता है। तो बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है फंडामेंटल, हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया फंडामेंटल, और यहाँ वर्ड यूज़ किया मूलभूत। इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम और अब रिसर्च ना कर सके और हम कुछ बता ना सके उसके बारे में कि ये चीज़ आई कहाँ से, बनी कहाँ से, तो वो चीज़ फंडामेंटल कहलाती है। तो जैसे हमारे पास, मैं आपको बता दूं, बहुत पहले क्या अभी भी बात की जाए तो जैसे मैं कह दूं आपसे, ये प्रोटॉन है, सॉरी एक अणु है, अणु को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल या अणु किससे मिलकर बना होता है, एटम से, परमाणु से। किससे मिलकर बना होता है, एटम से, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूलभूत गुण वो गुण होता है जिसके ऊपर और रिसर्च हम नहीं कर सकते, आखिर आया कहाँ से, बना कहाँ से। तो जैसे मैंने बोला अणु, अणु को क्या हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से। फिर क्या परमाणु को मूलभूत गुण बोल सकते हैं या मूलभूत कण बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना। अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना, तो आप बता सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं। आज तक हमें यही माना जा रहा है कि ये सबसे छोटे पार्टिकल होते, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं क्या, कि ये मूलभूत कण है। क्या है, मूलभूत कण है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल खोजे जा चुके हैं, इस वजह से इसे मूलभूत नहीं मान सकते। लेकिन कुछ समय तक ये चला कि ये मूलभूत कण के रूप में चलता रहा है ये। हालांकि अभी जो पार्टिकल खोजे गए इससे छोटे छोटे, वो भी अभी पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुए हैं। मैं यहीं पे नाम बता दे रहा हूँ, उनका नाम होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स जो खोजे गए इससे छोटे छोटे पार्टिकल। हालांकि अभी इसके ऊपर पूरी डिटेल स्टडी चल रही है, कहाँ से आए, कैसे आए, अभी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। इस वजह से अभी मूलभूत कण इन्हीं को माना जा रहा है। तो हमने आपको बस समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि जिसके बारे में और स्टडी ना कर पाए, जिसके बारे में और रिसर्च ना कर पाए, ये कहाँ से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत गुण कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम अगर आपसे पूछे आवेश किससे मिलकर बना है, तो शायद आप बता नहीं सकते आवेश किससे मिलकर बना है। जब आप ये बता नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या है, आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान भी आपका एक प्रकार का मूलभूत गुण है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि आपका द्रव्यमान किससे मिलकर बना है, या अभी द्रव्यमान के ऊपर और रिसर्च नहीं की गई है कि ये द्रव्यमान आया तो कहाँ से आया, किससे मिलकर बना है। करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि द्रव्यमान के बारे में पता लगाना इतनी आसान बात नहीं, वो कहाँ से आया, कैसे आया। वैसे द्रव्यमान के बारे में जब आप रिसर्च नहीं कर सकते, आवेश के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल की। एक मूलभूत गुण होता है किसी पदार्थ का। क्लियर है बात। और किस प्रकार का ये गुण है, तो मैं बता दूं, आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो वैद्युत तथा
चुंबकीय प्रभाव वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्लियर है बात? तो आवेश क्या करता है? आवेश एक प्रकार का मूलभूत गुण है जो आपका चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव आपने देखा, अगर फैन की बात करें, जो आपके यहाँ घरों में फैन लगे हुए हैं, उस फैन की बात करें तो उस फैन में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ना बने, चुंबकीय क्षेत्र ना बने, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न ना हो, तो शायद आपका फैन भी चल ना पाए। इस वजह से चुंबकीय के साथ साथ आपका क्या होता है, विद्युत प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्लियर है बात? इसके बहुत वेराइटीज हैं, इस आवेश के बहुत ही क्वालिटीज हैं जो हम हर जगह देखने को मिलते हैं। आपके घरों में बहुत जगह देखने को मिलता है। फैन ले लो, आपके यहाँ जो टुल्लू पंप लगी होती है, मोटर लगी होती है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ऐसे हर जगह जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग ये वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात करते हैं कि जो हमारा आवेश है, अगर हम देखो यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि अगर चार्ज और आवेश दोनों मूलभूत गुण है, दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं चार्ज और मास के बारे में। अगर आप लोगों ने इसे देख लिया और नोट कर लिया तो नोट कर ले, नहीं तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, किसमें। एक आपकी बात करते हैं, हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोली है, कौन सी है? चार्ज है, आवेश। एक आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? आवेश है। और दूसरा हमने बोला फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? मास, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आवेश और द्रव्यमान ये दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, दोनों मूलभूत गुण हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो पहला बात, आवेश, मैं आपको बता दूं, आवेश पॉजिटिव व निगेटिव दोनों हो सकता है। आवेश पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि आपका द्रव्यमान, जो आपका ये द्रव्यमान है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपने कभी सुना है, किसी ने आपसे कहा मेरा द्रव्यमान -30 किलोग्राम है? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान कभी माइनस में नहीं होता है। लेकिन आपका जो आवेश है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक इसमें आकर्षण बल, एक आपका आकर्षण जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन, और दूसरा यहाँ पे प्रतिकर्षण जिसे हम कहते हैं रिपल्शन। दोनों फोर्स यहाँ पर काम करते हैं इसके केस में, जबकि इसके केस में केवल कौन सा होता है? इसमें केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स काम करती है। जब दो मासेस पास पास रखे हो तो केवल कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। याद रखना ये बात। इसमें तीसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि गति के साथ आवेश का मान स्थिर रहता है, आवेश का मान नियत रहता है। लिख लो सबसे बढ़िया, आवेश का मान नियत रहता है। तो जब आप मोशन करोगे, एट मोशन विथ मोशन, बात करेंगे विथ मोशन, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। तो याद रखना, जो भी हम बात करेंगे मोशन के साथ जो आवेश का मान होगा वो क्या रहता है? नियत रहता है। जबकि बात करें इसमें तीसरा डिफरेंस की द्रव्यमान में, तो याद रखना द्रव्यमान गति के साथ बदलता है ना। तो लिखेंगे विथ मोशन मास विल चेंज। तो मास आपका क्या होगा? बदलेगा, चेंज होगा। याद रखना ये बात। फार्मूला आपका आता है एक, मैं आपको बता दूं, m = b m0/√1 - v² / c²। आपके क्लास 11th में ये फार्मूला आपको बताया जाता है, m = b m0/√1 - v² / c², जहां पर c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, और v क्या है? पार्टिकल की चाल, कण की चाल। अब मान लो, यहाँ जरा इस बात को समझने का प्रयास करना,
अगर हम बोल रहे हैं, जैसे आप लोग को ये बात बड़ा अजीब लग रहा है, द्रव्यमान गति के साथ बदलता है, इसका मतलब अगर हम दौड़े तो हम गति कर रहे हैं और हम गति कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही है, सर हम लोग दौड़ते हैं लेकिन हम लोग का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ऐसा क्यों? इसलिए हम बताते हैं। हालांकि याद रखना, जब जब आप दौड़ते हो आपका द्रव्यमान क्या होता है, चेंज होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जरा देखो, अगर हम लोगों की चाल की बात करें, हम लोग दौड़ते हैं या मान लो कोई गोली की स्पीड जा रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, v बराबर बहुत ज़्यादा हो सकती है 100 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है 1 सेकंड में कोई वस्तु कितने मीटर जा रही है, 100 मीटर। ये किसी कण की बहुत ही हाईएस्ट स्पीड है। आप कभी दौड़ सकते हैं 1 सेकंड में 100 मीटर? नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने वो वैल्यू ली है जो सबसे हाईएस्ट हो। अब जरा देखो, ये 100 मीटर पर सेकंड है v का मान। c का मान आपको तो पता है, c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जरा मैं v² / c² का अगर मान निकालूं बच्चे, तो देखो दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर की बात हटा दूं, बात छोड़े स्क्वायर की, v/c का मान निकालते हो, देखते हैं कितना आता है। v का मान कितना है, 100, और बेटे इसका मान रख दे 3 × 10⁸ का मतलब कितना हो जाएगा, 3 लिखकर 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 0 काट दो तो 1/3 और कितने 0, 6, 1 3 4 5 6। भाई 6 अंक पे दशमलव लगाना है तुम्हें, इसका मतलब 0.1 2 3 4 5 3 3 ये जा रही है। भाई ये जो वैल्यू है ना, इसके कंपेयर में बहुत कम है। क्या मैं इस वैल्यू को 1 के बराबर, क्या मैं 0 नहीं मान सकता हूँ? इस वैल्यू को जरा देखो, क्या मैं लगभग 0 नहीं मान सकता? इसका मतलब v/0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर देखो c² है, इसका स्क्वायर करोगे तो अभी 8 है, अभी स्क्वायर करोगे तो 16 0 आ जाएंगे भाई, वैल्यू और छोटी हो जाएगी ये। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी 1 से बहुत कम आएगी, मतलब ये लगभग 0 के बराबर होगी। अगर ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो गई तो जरा बताओ m बराबर m0 नहीं हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा, m0, क्योंकि ये अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 - 0 1, और 1 का रूट लोगे तो 1, तो बराबर हो जाएगा m बराबर m0। इसका मतलब ये जो मास था आपका, ये गति अवस्था में मास था, और ये जो मास है आपका द्रव्यमान है वो कहाँ है, कांस्टेंट है, स्थिर अवस्था में है। जब आप स्थिर अवस्था में थे तो इस समय ये मास था, और जब गति अवस्था में थे ये था। इसका मतलब जब आप दौड़ते हो तो इतना स्लाइड सा वेरिएशन होता है कि आपको पता नहीं चलता, इसलिए आप उसे कांस्टेंट मानकर चलते हो। लेकिन जब यहाँ हम बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे ऐसे हमारे पास अल्फा बीटा गामा, जिनकी स्पीड अब जाने वाली है कितनी, 10⁻⁻6 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड होगी, या 10⁻7 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, अगर इतनी स्पीड होगी तो ये इक्वेशन अब मैटर करेगी, अब इसका द्रव्यमान चेंज होगा। तो ये क्वांटम फिजिक्स है, इसकी बात हम बाद में करते हैं, अभी नहीं। लेकिन याद रखना कि जो भी आपका आवेश और मास में डिफरेंसेस है, वो क्या डिफरेंसेस है, पहली बात तो आवेश पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, द्रव्यमान केवल पॉजिटिव होगा। इनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगते हैं, जबकि इसके बीच केवल और केवल अट्रैक्शन, आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ की बात करें तो जो आपका आवेश है गति के साथ इसका मान नियत रहता है, जबकि द्रव्यमान का मान गति के साथ बदलता रहता है। तो हमारे पास चार्ज और मास में डिफरेंसेस थे। तो हमने अभी देखा चार्ज क्या होता है, फिर हमने देखा मास और चार्ज दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या, क्योंकि दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, दोनों मूलभूत गुण हैं। तो हमने देखा इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बस हम यहाँ पर अगला बात करने जा रहे हैं चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ चार्ज। तो हमने चार्ज देख लिया क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार। तो आपको मैं बता दूं आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धनावेश, धनावेश जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपका होता है ऋणावेश, दूसरा आपका होता है ऋणावेश जिसे हम कहते हैं
निगेटिव चार्ज। तो ध्यान से सुनना, धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। जब किसी एटम से, जब किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, जब किसी पदार्थ से या किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वो आवेश क्या हो जाता है, मतलब वो पदार्थ या वो एटम, वो परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो धनावेश क्या होता है, जब किसी एटम या किसी परमाणु से, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है तो वो परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तथा जब किसी पदार्थ या किसी एटम से किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। तो हमने देखा टाइप ऑफ चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार दो प्रकार है, पहला है धनावेश, ऋणावेश। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनावेशित हो जाता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो ऋणावेशित हो जाता है। अब इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कोई पदार्थ जब आवेश को त्याग देता है तो क्यों कहते हैं कि वो धनावेशित हो गया। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनावेशित हो जाता है, और हम ये भी देखेंगे जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो क्यों ऋणावेशित हो जाता है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर में और हम आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में, धनावेशित के बारे में, ऋणावेशित में कौन कब कैसे क्या होता। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में।